जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या हालचाल आपके। एआर टेक में आपका स्वागत है। चलिए हम फिर आ गए हैं नया लेक्चर लेके। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेडिएशन। पिछला हमारा टॉपिक था रेडियोलॉजी, जिसमें हमने रेडियोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी ली थी। उसके बाद जो हमने रेडियोग्राफर, टेक्नोलॉजिस्ट और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी, अच्छे से उसको डिटेल पढ़ा था। अब हमारा अगला लेक्चर है रेडिएशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडिएशन क्या होती है और रेडिएशन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म होता है और कुछ नहीं। रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करता है। एक जगह से दूसरी जगह तक वो गमन करता है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम होता है विदाउट एनी मीडियम, मतलब बिना किसी मीडियम के। मीडियम क्या हो जाता है। मीडियम हम जान लेते हैं। मीडियम सभी ने पढ़ा होगा कि तीन तरह के मीडियम होते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होती है। ये तीन तरह के मीडियम्स होते हैं। तो ये तीनों हमने पहले भी पढ़े हैं, मतलब कि जो स्कूल लाइफ है उसमें पढ़ा होता है। तो ये तीनों ही मीडियम होते हैं। तो जो वैक्यूम होता है वो होता है बिना किसी मीडियम के, मतलब कि अगर कोई मीडियम होगा तो भी वो ट्रेवल करेगा और कोई मीडियम नहीं होगा तो भी वो ट्रेवल करेगा। उसको किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो रेडिएशन ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, जो हमने बोल दिया कि एक एनर्जी है। रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। जो एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रेवल कर रहा है वो दो अलग अलग फॉर्म में ट्रेवल करता है। पहला हो गया वेव फॉर्म और दूसरा हो गया पार्टिकल फॉर्म। ये चीजें भी हमने पहले पढ़ी है, बेसिक नॉलेज होता है, ये सभी को पता होना चाहिए या फिर पता होगा लगो आप सभी को। वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म पहले पढ़े हुए हैं, पर हम इसको वापस से पढ़ेंगे क्योंकि भूल जाते हैं। ये वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म होता है, दो फॉर्म में वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। ये दोनों फॉर्म हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक जो है उसकी। तो जो रेडिएशन के जो एग्जांपल्स है, जैसे कि एक्सरे हो गया, अल्फा रे हो गया, बीटा रे हो गया, गामा रे हो गया, ये सारी चीजें तो सभी को पता होती, पर ये हम अपनी सेंस ऑर्गन से महसूस नहीं कर सकते। अपने हमें इसका पता नहीं होता ये हमारे आसपास है या नहीं है, होने का पता नहीं होता इसका। कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जिसका हमें पता होता है, जैसे कि हीट हो गई और लाइट हो गई। हीट और लाइट भी रेडिएशन ही है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसमें आयोनाइजेशन नहीं होता है, बट ये है रेडिएशन ही। तो जो हीट होती है उससे भी हमें पता लग जाता है, लाइट से हमें पता लग जाता है, साउंड से हमें पता लग जाता है। ये जो कुछ रेडिएशंस होती है इसका होने नहीं होने का हमें पता लग जाता है हमारे सेंस ऑर्गन से। हम उसको महसूस कर सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कॉमन सोर्सेस होते हैं रेडिएशन के वो कौन कौन से होते हैं। रेडिएशन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, हम ये चीजें देख लेते हैं कि हाँ हमें रेडिएशन कहाँ से मिलेगी। पहला हो गया रेडॉन गैस। रेडॉन गैस से हमें रेडिएशन मिलती है। रेडॉन गैस हमें कहाँ से मिल जाती है। रेडॉन गैस हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, धरती के अंदर अगर खोदेंगे खदान, ठीक है, तो जो अंदर का जो निकलेगा वो बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर, ठीक है, डीप। कॉस्मिक रे कहां से आती है। कॉस्मिक रे आती है हमारी आउटर स्पेस से, मतलब कि हमारे ब्रह्मांड से जो रेस आती है वो कॉस्मिक रेस होती है। तो हमें कॉस्मिक रेस आउटर स्पेस में मिल जाएगी, तो ये भी एक सोर्स हो गया हमारे रेडिएशन का। मेडिकल एक्सरेज, मेडिकल में जो एक्सरेज यूज होती है, जो हमारी डायग्नोस्टिक या फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो भी एक्सरे यूज होती हैं, एक्सरे, गामा रे, वो भी एक सोर्स है रेडिएशन का। और जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है वो भी एक रेडिएशन ही है। तो वो रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो भी एक कॉमन सोर्स हो गया रेडिएशन का। रेडियो आइसोटोप्स में क्या होता है, रेडियो आइसोटोप्स में बता देता हूं। रेडियो आइसोटोप्स में कोई भी एक एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है, मतलब कि उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन कम होगा, उसको बोलते हैं अनस्टेबल फॉर्म। अगर उसको जितना चाहिए उससे अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए या फिर उससे कम इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। वो स्टेबल फॉर्म में आने के लिए या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा
या फिर वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो जो प्रोसेस होती है जिससे कि वो स्टेबल होगा, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो जो स्टेबल हो गया, तो जो उसमें जो प्रोसेस हुई है, जो इलेक्ट्रॉन दिया है, उससे एक एनर्जी इमिट होती है, एक रेडिएशन इमिट होती है, तो उससे वो रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। रेडियो आइसोटोप से जो एनर्जी निकलती है वो वही रेडिएशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी डेली लाइफ की। हमारी डेली लाइफ में हम रेडिएशन से एक्सपोज हो ही रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में हम रेडिएशन से डेली एक्सपोज हो रहे हैं, बस पता नहीं होता है कि हम किस सोर्स के थ्रू हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो कुछ मैं फैमिलियर सोर्स मैं बता देता हूं, जैसे कि हो गया हमारा सन हो गया। सन से भी हम डेली लाइफ में एक्सपोज हो रहे हैं। सन से हमें यूवी रेस मिलती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है, पर एक्सपोज हम डेली लाइफ में होते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स जो हो गए, माइक्रोवेव ओवन से भी रेडिएशन इमिट होती है। रेडियोस, मोबाइल्स, ये सारी चीजें फेमिलियर सोर्सेस है अपने, जो जाने पहचाने हैं, जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये वो चीजें हुए, उनसे भी हमें डेली लाइफ में एक्सपोज हो रहे हैं, पर इनसे हमें रिस्क नहीं रहता है। ये मोस्ट ऑफ रेडिएशन के सोर्स हैं, ठीक है, जैसे कि सन से निकली हुई है, माइक्रोवेव ओवन से निकली हुई है, रेडियो वेव्स, मोबाइल्स, या फिर हम मान लेते हैं लाइट हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया। ये सारी जो रेडिएशंस हैं, इनसे हमें रिस्क, हमारी हेल्थ को कोई रिस्क नहीं होता है, पर कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा रिस्क होगा। कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं, वो होती हैं एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, अल्फा रेस। ये सारी जो हैं, इनसे हमें रिस्क रहता है। पर जो सन से निकली हुई, माइक्रोवेव ओवन से, रेडियो, मोबाइल्स, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं, उनसे हमें हेल्थ को कोई रिस्क नहीं होती है। जनरली हम बात कर लें, जो रेडिएशन का जो रिस्क रहता है वो रेडिएशन के डोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। वो रेडिएशन के डोसेस पे, उसके बाद रेडिएशन कौन से टाइप की है उसके ऊपर, और उसकी क्वांटिटी कितनी है उसके ऊपर, वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेडिएशन का डोज बहुत कम है, तो हमारी हेल्थ को रिस्क भी बहुत ज्यादा कम ही होगा। अगर लोअर डोज है रेडिएशन का, तो हमारे हेल्थ को भी रिस्क लोअर ही होगा। और अगर हायर डोज है, डोज ज्यादा है, तो हमारी हेल्थ को रिस्क भी ज्यादा ही होगा। और ये टाइप ऑफ रेडिएशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। टाइप ऑफ रेडिएशन के मतलब कि हम कौन सी रेडिएशन ले रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाँ, रेडिएशन का टाइप कौन सा है, कौन सी रेडिएशन हमें एक्सपोज कर रही है। तो वो चीजें भी डिपेंड करती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हाँ, हमें हेल्थ को कितना रिस्क रहेगा। और अगर ज्यादा लग रही है, अगर हायर डोसेस होते हैं, तो वो हमारी सेल्स को डैमेज कर सकता है। रेडिएशन हमारी सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, पर इसके कुछ यूजेस भी हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो हमें बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। जैसे कि किसी भी डिसीज का डायग्नोस कर रहे हैं, या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा यूज होती है रेडिएशन, और डायग्नोस्टिक में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। सबसे ज्यादा यूज जो होती है रेडिएशन, वो यहीं पे होती है। तो ये बहुत अच्छे यूज हो गए इसके, पर इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी, जैसे सेल्स को डैमेज कर देती है, डीएनए को डैमेज कर देती है, और कैंसर भी ओक्यूर होता है इससे। तो वो चीजें तो हैं, और इससे हमें फायदे भी, अगर हम इसका अच्छे से यूज करें, अगर हम रेडिएशन का जो यूज कर रहे हैं वो काफी अच्छे से, मतलब कि उसका यूजफुल जैसे कि हमारी हेल्थ को जो हानिकारक ना हो और हमारे काम में भी आ जाए, अगर उस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। और अगर हम इसका अननेसेसरी तरीके से यूज करेंगे, कहीं पे भी रेडिएशन दे रहे हैं, कितना भी कुछ दे रहे हैं, हमें डोज का कोई पता नहीं है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। रेडिएशन दो फॉर्म में ट्रेवल करती है, जो कि अपन ने ऊपर पढ़ा था, वेव फॉर्म में और पार्टिकल फॉर्म में। तो चलिए आज हम इसको देख लेते हैं, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं और ये कैसे ट्रेवल करती हैं। तो जो वेव फॉर्म होता है, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म दोनों जो होते हैं, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ही टाइप हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो ट्रेवल करती हैं, वो इन दोनों टाइप में ट्रेवल करती हैं, इन दोनों फॉर्म में ट्रेवल कर सकती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो ये जब मूवमेंट करती हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है, या तो वो मैटर में ट्रेवल करेगा या वैक्यूम में ट्रेवल करेगा। उसकी वजह से, और जब अगर किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से उसमें ऑक्सीलेटिंग होती है। ऑक्सीलेटिंग मतलब कि अगर वो वहां से मूवमेंट करता है, हिलता है या फिर डोलता है, डोलना होता है ऑक्सीलेटिंग, इधर से उधर डोल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक डोल रहा है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है एक बार समझ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होती है, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो ट्रेवल करता है मैटर के थ्रू, या फिर वो वैक्यूम में ट्रेवल करता है। वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक डोलता रहता है, मतलब कि उनके बीच में डोलता रहता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो रहती हैं उसमें डोलता रहता है। तो उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, इन सभी में से किसी भी वजह से अगर एनर्जी रिलीज हो रही है उस पार्टिकल से, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहती है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ। हम आगे बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन गई है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी के कुछ बंडल्स बन जाते हैं, मतलब कि एनर्जी के गुच्छे बन जाते हैं। और जो गुच्छे होते हैं उनको फोटॉन्स कहा जाता है। फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के बंडल्स, एनर्जी के गुच्छे कहा जाता है। तो वो होते हैं फोटॉन्स। तो ये फोटॉन्स रिलीज करती हैं, जो कि हम बोलते हैं ना एक्सरे फोटोन हो गया। तो एक्सरे जो है, एक्स रेडिएशन जो है, उसके जो गुच्छे होते हैं उसको एक्सरे फोटॉन्स बोला जाता है। वेवलेंथ के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी होती है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ के बेसिस पे जो एनर्जी होती है उसको अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और वो जो अलग अलग कैटेगरीज है उसमें वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तीनों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अपने अपनी विशेषताएं होती हैं। वो तीनों अपने अपने हिसाब से वर्क करती हैं। तो ये चीजें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अच्छे से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वैसे तो सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये 11th-12th की बातें हैं, ये सभी को पढ़ा देते हैं। वैसे 7th-8th में भी पढ़ाते हैं, पर उस टाइम हम ध्यान नहीं देते। 11th-12th में बच्चे ध्यान देने लगते हैं, तो उस टाइम पे पढ़ा होगा। हम वापस से देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होती है वो एक रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की, जिसमें वेवलेंथ और फोटोन की एनर्जी के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, उसका संबंध बताया जाता है फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ और एनर्जी के साथ में। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके अंदर गामा रेस होती है, एक्सरे होती है, यूवी रे, इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव और माइक्रोवेव। ये सारी रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर रहती है, और इन सभी की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, सभी का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है सारी। तो इन सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गई, वो उनको अलग अलग रेंज में, बहुत ही वाइड रेंज में डिवाइड किया हुआ है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फोटोन की एनर्जी के लेवल पे। तो ये हम इमेज में अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये एक वेव जा रही है, ये एक रेडिएशन जा रही है, ये रेडिएशन जा रही है, देखिए। ठीक, ये रेडिएशन इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो इसमें यहाँ तो ऐसे दूर दूर ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे आके पास पास ट्रेवल कर रही है। ये हमें समझाने के लिए दिया हुआ है। कोई ऐसे ट्रेवल नहीं करती रेडिएशन जो एक ही जैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, एक ही वेव में ट्रेवल करती हैं। ये हमें समझाने के लिए कि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, तो इसलिए इसको इधर उधर कर दिया गया है। ये मत समझना कि नहीं हमारा तो रेडिएशन यहाँ से तो पहले वाइड ट्रेवल करती है थोड़ी, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वेवलेंथ कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमें समझाने के लिए है। तो जो ये ट्रेवल कर रही है इस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये जो ट्रेवल कर रही है, इसका जो ये एजेस होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये एजेस होते हैं। ये हो गया, ये नीचे भी एजेस हो गए। तो जो एजेस हो गए
इसके जो इन दो एजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये एजेस देखिए यहाँ पर तो वाइड हो गए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइड मतलब दूर दूर हैं, इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। पर ये यहाँ पर देखिए इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो जो वेवलेंथ है यहाँ पर ज्यादा है, वेव की जो लेंथ हो गई, वेव जा रही है, दो वेव के बीच की जो लेंथ हो गई, उनके एजेस के बीच की जो लेंथ हो गई वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। तो इस साइड में हमारी वेवलेंथ ज्यादा हो गई और इस साइड में हमारी वेवलेंथ बहुत कम हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गई, वेव के जो एजेस होते हैं उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। तो वेवलेंथ इस साइड में बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है और यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब एम्पलीट्यूड की हम बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, इस डिस्टेंस को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। अब हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेव को एक सेकेंड में वेव कितना ट्रेवल कर रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में वेव कितना ट्रेवल कर रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये यहाँ पर अगर डिस्टेंस ज्यादा है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो ये यहाँ पे ट्रेवल करने में भी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो गई। और यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर वेव की लेंथ इतनी नहीं है, वेव के एजेस की लेंथ इतनी नहीं है, वो मतलब कि वेव की लेंथ मतलब कि वेव इतनी लंबी नहीं जा रही, वो मतलब कि वहीं पे ऊपर नीचे हो रही है, उसके एजेस बहुत ज्यादा पास में है, तो यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेवल कर लेगी। तो गामा रेज जो होती है, गामा रेज पे हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई और वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि वेव यहाँ के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गई है तो वेवलेंथ कम हो गई है, और ये डिस्टेंस अगर कम होगी तो वेव ज्यादा जल्दी ट्रेवल कर पाएगी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। और जो रेडियो वेव है यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो गई और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो गई है। ऐसे ही हम विजिबल ग्राफ भी देख लो। विजिबल ग्राफ में वेवलेंथ अगर ज्यादा होती है तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर किसी को पता ना हो तो समझ लो, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो विजिबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, विबग्योर अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो विजिबिलिटी भी कम होगी क्योंकि ब्लू लाइट इतनी ज्यादा दूर तक विजिबल नहीं हो पाती है, बट रेड लाइट बहुत ज्यादा दूर तक विजिबल हो सकती है। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं कि जिस साइड रेड कलर का जो ग्राफ है उस साइड में ज्यादा वेवलेंथ होगी, मतलब कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वो विजिबिलिटी भी ज्यादा होगी और वेवलेंथ अगर कम है तो विजिबिलिटी भी कम होगी। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा और ये बढ़ेगा तो वो कम होगा। चलिए, अगर यहाँ तक समझ आ गया हो अच्छे से, हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पूरा अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो आपको अगर पर्टिकुलर समझ में ना आई हो तो वो चीजें आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे यहाँ नहीं पता लगेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना भी हो समझ में आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अब हम पार्टिकल फॉर्म देख लेते हैं रेडिएशन का। पार्टिकल फॉर्म क्या होता है, पार्टिकुलर रेडिएशन बोलते हैं उसको, पार्टिकल फॉर्म को। जो पार्टिकल फॉर्म होता है उसके अंदर फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो रेडिएशन रिलीज होती है, उसको पार्टिकल रेडिएशन बोला जाता है। जो पार्टिकल रेडिएशन होती है उसको पार्टिकल बीम भी कहा जाता है, उसको पार्टिकल बीम भी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं उसको पार्टिकल बीम, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके जो सारी जो रेडिएशन है, पार्टिकल रेडिएशन है, वो सारी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है लाइट बीम के जैसे, तो उसको पार्टिकल बीम कह सकते हैं। और जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हो गई, वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीजें हो गई, उन ड्यूअलिटी की वजह से, उनके अलग अलग होने की वजह से जो सारे मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव कैरेक्टर में ट्रेवल करते हैं। और जो हायर एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हायर एनर्जी
मतलब कि पार्टिकल्स हो गए वो हाई एनर्जी वाले भी होंगे, लो एनर्जी वाले भी होंगे। तो जो हाई एनर्जी वाले पार्टिकल हो गए वो बहुत जल्दी, बहुत मतलब इजीली वो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को एक्सिबिट करते हैं, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को एक्सिबिट करते हैं। और जो लो एनर्जी पार्टिकल हो गए वो इजीली वेव कैरेक्टरिस्टिक को एक्सिबिट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, पार्टिकल रेडिएशन जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी रेडिएशन आती है ये हम देख लेते हैं। अल्फा रेडिएशन जो होती है वो पार्टिकल रेडिएशन होती है, बीटा रेडिएशन पार्टिकल रेडिएशन होती है, प्रोटॉन रेडिएशन और न्यूट्रॉन रेडिएशन। ये जो चारों रेडिएशन जो हैं ये पार्टिकल रेडिएशंस होती हैं। बाकी जितनी भी बची हुई रेडिएशन है वो सारी वेव फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ये बस ये चारों जो है वो पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। चलिए बच्चों, हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सभी चीजें समझाऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मेरे से गलती से कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया था तो उस वजह से आप कमेंट सेक्शन में कुछ बता नहीं पाए। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर मेरी कोई गलती होती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा उसमें। राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।